आपको परावर्तन परावर्तन के नियम और इसके साथ साथ गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो होती हैं, जैसे ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, फोकस दूरी, फोकस तल आदि बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई थी। उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। दर्पण से रिलेटेड और भी जो अगला टॉपिक है, एक बार आप दर्पण का मैटर समझ लेंगे तो लेंस को समझने में आपको बहुत सुविधा हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं या उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो टर्म आपको रिपीट होंगे तो अच्छे समझ में आ जाएंगे फिर दोबारा वो, ठीक है। तो अब जो बताने चले आपको हैं वो है दर्पण से संबंधित अगर कोई चिन्ह परिपाटी है तो वो क्या है, ठीक है। दर्पण से दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी, ठीक। दर्पण की पहली परिपाटी तो ये है कि दर्पण में सभी दूरियां जो होती हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं। ये बात हमने आपको कल भी बताई थी कि दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव क्या होता है, दर्पण के बीच का वह बिंदु होता है जो कि पूरे दर्पण के केंद्र में स्थित होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा दर्पण है तो दर्पण के बीच का जो बिंदु होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। कि दर्पण जो है वह वृत्ताकार होता है और वह बीच में दबा होता है, ठीक है, या उभरा होगा। एक भाग दबा होगा तो दूसरा भाग अपने आप उभरा होगा, ठीक है। उसी दबे या उभरे भाग के सेंटर में जो बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और उसी ध्रुव से क्या मापते हैं हम, उसी ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती हैं, वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो, ठीक। दूसरी चिन्ह परिपाटी ये है कि दर्पण में सभी दूरियां जो होती हैं वह अगर दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ की हैं, दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ की दूरियां हैं तो वह दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। जैसे ये दर्पण का ध्रुव है और वस्तु इसके लेफ्ट में है, बाईं तरफ है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है या 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो परिपाटी ये है कि उस दूरी को हम क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे, -10 लिखेंगे, दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ हम शो करेंगे। बात क्लियर हो रही ना। और अगर दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ की दूरी है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव से उसको हम शो करेंगे, धन से उसको शो करेंगे, ठीक है। वैसे इसका जो प्रॉपर रूल है वो आप जान लीजिए कि प्रकाश किरणों के चलने की दिशा में, प्रकाश किरणों के चलने की दिशा में जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ मापी जाती हैं और विपरीत दिशा में जो होती हैं वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ मापी जाती हैं, ठीक है। दिशा में दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ और विपरीत में दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ मापी जाती हैं, ठीक है। तो अगर प्रकाश किरणें बाईं, और परिपाटी ये भी है कि हमेशा प्रकाश किरणें जो है बाईं तरफ से, चाहे दर्पण होगा या लेंस होगा, हमेशा प्रकाश किरणें बाईं तरफ से ही डाली जाती हैं। ऐसा नहीं कि दाईं तरफ से अगर आप वस्तु को रख देंगे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक परिपाटी है कि वस्तु को हमेशा बाएं रखा जाता है, प्रतिबिंब बाएं भी बन जाता है कभी कभी या दाएं भी बन जाता है, जैसी कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन जब बाईं तरफ वस्तु को रखेंगे तो प्रकाश किरणें बाईं तरफ से ही डाली जाएंगी। तो प्रकाश किरणों के चलने की दिशा में अगर ध्रुव से दाईं तरफ आप चलेंगे तो दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ, अगेंस्ट की तरफ आप आएंगे, उल्टा आएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ मापी जाएंगी। तीसरी परिपाटी ये है कि मुख्य अक्ष आप देख रहे हैं, इस मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी है ना, जैसे वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां होती हैं या वस्तु की लंबाई होती है वह धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, ठीक है। और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां, जैसे कोई प्रतिबिंब है उल्टा बना हुआ है, जब उल्टा बनेगा तो जाहिर सी बात है कि मुख्य अक्ष के नीचे ही बनेगा, तो ऐसी जो दूरियां होती हैं वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ मापी जाती हैं। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ मापी जाती हैं। बात क्लियर हो गई। यह दर्पण से दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी है। और ऐसे ही परिपाटी आप पढ़ेंगे लेंस के केस में भी, बस थोड़ा सा अंतर होगा, बता देंगे आपको, वो लेंस के लिए हो जाएगा और ये दर्पण के लिए है, ठीक है। चलिए अब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम कुछ हैं, ठीक है।
दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। जैसे आप कहते हैं कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के सामने अगर अनंत पर स्थित वस्तु है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। और अगर अनंत से नजदीक वस्तु को ले आते हैं, वस्तु नजदीक आती जाए, तब क्या होता है? उसका प्रतिबिंब फोकस से दूर होता चला जाता है। मतलब वस्तु नजदीक आएगी तो प्रतिबिंब दूर हटेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यह जानने के लिए आपको पहले प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं वो जानने पड़ेंगे। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं वो आपको याद रखना है। उन तीनों नियमों में से कोई भी आप 2 नियम लगा देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाएगी। ठीक है। और 3 नियमों में से 2 नियम लगाना आवश्यक है, क्योंकि 2 प्रकाश किरणें जहां पर काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। 2 ही नहीं काटती बल्कि अनंत काटती हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल 2 ही कर लेंगे। 2 किरणें जहां पर काटेंगी प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। ठीक है। और उन 2 किरणों के आपस में इंटरसेक्ट करने के लिए हमको 3 नियमों की जानकारी होनी आवश्यक है। चलिए, पहला जो नियम है, ये हमारा कौन सा दर्पण है, इसको पहचान रहे होंगे आप, ये अवतल दर्पण है। अगर पेंट जो किया गया है, कलई जो की गई है, वह उभरे भाग पर हो, कलई उभरे भाग पर हो और जो परावर्तन हो रहा है वो दबे भाग से हो, परावर्तन दबे भाग से हो और कलई बाहर वाले पृष्ठ पर की गई हो, तो उस अवस्था में ये दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है? ये दर्पण आपका उत्तल दर्पण है, क्योंकि यहाँ पर जो पेंट किया गया है या कलई की गई है वह दबे हुए भाग पर की गई है। तो परावर्तन कहाँ से हो रहा है? ये परावर्तन उभरे हुए भाग से हो रहा है। ठीक है। तो यह उत्तल दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है ना, इसको तो आप पहचान ही लेंगे। यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण कुछ भी है। पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण, ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो दर्पण से टकराएगी और वहां से परावर्तित होगी, क्योंकि दर्पण में परावर्तन ही होता है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी? दर्पण के फोकस से जाएंगी। ये बात क्लियर हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही हैं तो परावर्तन होगा तो कहां जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी। ये पहला नियम है। ये अवतल दर्पण में भी सत्य है, उत्तल में भी सत्य है। लेकिन उत्तल में क्या दिक्कत है? उत्तल में फोकस आपका राइट साइड है और राइट साइड क्या किया गया है? पेंट किया गया है। इसलिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें जब परावर्तित होंगी तो वास्तव में फोकस पर नहीं जाएंगी, बल्कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। फोकस आपका राइट साइड में है, यहाँ है, तो ऐसा दूर से देखने पर लगेगा कि फोकस से ये प्रकाश किरणें वापस आ रही हैं, लौट रही हैं। और अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश किरणें वास्तव में फोकस से होकर जाती हैं। इसीलिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में किरणें वास्तव में नहीं काटती हैं, लेकिन अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें वास्तव में काटती हैं और प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक है। ये दोनों एक ही चीजें हैं। ये अवतल में सत्य है, ये उत्तल में। कोई भी नियम है वो अवतल में भी सत्य होगा और उत्तल में भी सत्य होगा। सॉरी, इसका दूसरा जो नियम है वो इसका अपोजिट है। जो यहाँ पर नियम था उसका अपोजिट, मतलब फोकस से होकर जाने वाली कोई प्रकाश किरण, अब देखिए ये प्रकाश किरण क्या हो रहा है? फोकस से जा रही है और कहाँ गिर रही है? दर्पण पर ये आपतित हो रही है। तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक वही बात है उसका उल्टा। अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही है तो फोकस से होकर के बाहर निकल जाए, गुजर जाएगी। और अगर ये फोकस से होकर जा रही है और दर्पण से टकरा रही है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। दोनों नियम, पहला नियम जो बताया, दूसरा नियम बताया, दोनों नियम एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है। तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम यह है कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की परिभाषा कल बताई गई थी। वक्रता केंद्र क्या है कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है,
उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं? उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं या रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहा जाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको। तो अगर कोई प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई प्रकाश किरण है, अगर वह दर्पण पर आपतित हो रही है या दर्पण पर गिर रही है, तो वह उसी मार्ग से वापस लौट आती है जिस मार्ग से गई है, ठीक उसी मार्ग से वापस। ठीक है, क्यों? क्योंकि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किसी प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं? कोई प्रकाश किरण होगी उसको क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। कल बताया गया था कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई किरण जो कि दर्पण पर गिरती है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहा जाता है। और अभिलंबों जब कोई किरण गिरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये बात क्लियर हो गई? तो यह जो आपको बताया गया 3 नियम है, देखिए ध्यान से। वक्रता केंद्र से होकर की प्रकाश किरण जा रही है, दर्पण से टकराई, फिर उसी रास्ते से वापस लौट आई। और यहाँ पर क्या है? वक्रता केंद्र तो राइट साइड में है, दर्पण का झुकाव तो यहाँ पर राइट साइड है, तो वक्रता केंद्र यहाँ पर है, तो वक्रता केंद्र तक प्रकाश किरण नहीं पहुंच सकेगी। लेकिन वक्रता केंद्र की तरफ देखिए ये जा रही है ना। अगर ये अवरोध ना होता तो वक्रता केंद्र पर ये प्रकाश किरण पहुंच जाती। ठीक है, तो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस लौट आएगी और ऐसा लगेगा कि वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट रही है। ठीक है, तो ये दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। अब इन नियमों की सहायता से हम आपको बताएंगे कि किस स्थान पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसे बनता है। ठीक है, वैसे बेसिक चीज है, आप हाई स्कूल में सब पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी कोर्स में है, दिया हुआ है, तो उसको पढ़ना है। ठीक, देखिए ये आपका कौन सा दर्पण है? ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव है और यहाँ पर क्या है? फोकस, और यहाँ पर क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, ये फोकस वक्रता केंद्र, फोकस जो होता है वह वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीचों बीच होता है। बात क्लियर हो गई? अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है? अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहले हम इस पर आते हैं कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत जो है बहुत दूर स्थित वस्तु, बहुत दूर स्थित होता है। वहां से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या मानते हैं? समांतर मानते हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हैं तो वो कहाँ पर प्रतिबिंब बनाएंगी। बात क्लियर हो गई? तो प्रकाश किरणें जो है 2 नियम लगाना जरूरी है उनके लिए, 2 नियम लगाना जरूरी है। ठीक है, 3 नियम बताया गया आपको, उसमें एक नियम तो आपको ये बताया गया कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, ये आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए ये देख रहे हैं 2 प्रकाश किरण लिया हमने, दोनों प्रकाश किरणें क्या है? ये समांतर हैं। ये कहां से आ रही हैं? बहुत दूर से, अनंत से आ रही हैं। ठीक है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, क्योंकि समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं? कहीं नहीं मिलती, तो अनंत पर मिलती हैं। इसलिए अनंत से जब किसी वस्तु द्वारा प्रतिबिंब हम बनाएंगे तो वहां से आने वाली प्रकाश किरणों को कैसा लेंगे? समांतर लेंगे। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण हमने लिया फोकस से। अब आपको जो पहला नियम बताया गया था, दूसरा नियम बताया गया था। ठीक है, कि अगर फोकस से होकर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। अब देखिए ये समांतर निकल रही है मुख्य अक्ष, ये देखिए जरा निकल रही ना ये समांतर। ये यहाँ से प्रकाश किरण आई, टकराई यहाँ दर्पण से और मुख्य अक्ष के समांतर निकल जा रही है। और तीसरा जो नियम बताया कि अगर वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश किरण जा रही है तो फिर यह उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। 2 नियम लग गए ना। तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? यहाँ, जहां पर दोनों प्रकाश किरणें काटेंगे प्रतिबिंब वहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब आपका यहाँ बनेगा, ये देखिए ये देखिए ये बन गया प्रतिबिंब ए बी। यहाँ पर कोई बड़ी सी वस्तु है, उसकी साइज नहीं पता है, अनंत पर है, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। याद कर लीजिएगा,
अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक होगा। अवतल दर्पण में अगर इसी तरफ एक ही तरफ प्रतिबिंब बन जाता है तो कैसा होता है? वास्तविक। तो वास्तविक होगा, छोटा होगा, उल्टा होगा और कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरा नियम लेते हैं। दूसरा जो है दूसरी जो कंडीशन है उसको लेते हैं। वस्तु को हम अनंत से थोड़ा नजदीक ले आते हैं। देखिए ये दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव है, दिख रहा है। ये फोकस है, ये दर्पण का फोकस है और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, वस्तु अनंत से नजदीक लाई जा रही है। कहाँ पे? वस्तु को हम यहाँ ले आए। देखिए वस्तु यहाँ पर है, वस्तु यहाँ आ गई। ठीक है, अनंत से नजदीक वस्तु आई लेकिन अभी वक्रता केंद्र के बाहर है। अब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब इसका? तो पहला नियम आपको बताया हमने कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं? फोकस से जाती हैं। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जा रही हैं, परावर्तन होगा तो कहाँ से जाएंगी? फोकस से होकर के जाएंगी। देखिए ये फोकस से होकर के जा रही है प्रकाश किरणें। बात क्लियर हो गई? अब दूसरा नियम लगा दीजिए। अब आप दो नियम लगा सकते हैं। ठीक है, दो लगा सकते हैं। एक तो ये लगा सकते हैं कि प्रकाश किरणें फोकस से लेके जाइए और अनंत की ओर ले जाइए, इसको वापस कर दीजिए। और चाहे तो एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से लीजिए ऐसे और फिर यहीं से वापस कर दीजिए। कोई नियम ले सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं। ठीक है, अब यहां से ले लीजिए, ये ले लीजिए यहां से। ठीक है, ऐसे आप ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा यहाँ। ठीक है, तो जिस रास्ते से जाएगा ये उसी रास्ते से वापस लौट आएगा। तो किरणें कहाँ काटेंगी? बीच में काटेंगी। देख रहे हैं ना कि आप वस्तु को नजदीक ला रहे हैं। कहाँ से नजदीक ला रहे हैं? अनंत से पास में ले आए और वक्रता केंद्र के थोड़ा बाहर रख दिया आपने। तो प्रतिबिंब क्या हुआ? वस्तु को नजदीक ला रहे हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर हो रहा है। पहले फोकस बन रहा था, अब फोकस से दूर हटे कहाँ बन गया? वक्रता केंद्र पर बन गया। माफ कीजिएगा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बन गया। तो प्रतिबिंब अब भी छोटा है, वास्तविक है, उल्टा है और ध्रुव माफ कीजिएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना हुआ है। ठीक है, तीसरी कंडीशन में आ जाइए। ये तीसरी कंडीशन है आपकी। तीसरी कंडीशन में क्या है? ये हमारा ध्रुव हो गया। ठीक है, यहां पर हो गया फोकस और यहां पर हो गया वक्रता केंद्र। वस्तु को कहां रख रहे हैं? अब वस्तु को और नजदीक लाइए। कहां पर? वक्रता केंद्र पे। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया हमने। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, दूसरा नियम, ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। ये देखिए समांतर निकल जा रही हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जहां पर दोनों किरणें काटेंगे प्रतिबिंब वही बनेगा। यहां पर काट रही हैं, इसको आप देखेंगे, देखिए बिल्कुल उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा, वस्तु की लंबाई के बराबर होगा और उसी स्थान पर बनेगा। ये वक्रता केंद्र की अपनी विशेषता है कि वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई दोनों एक जैसी हो जाती है। केवल उल्टा बनता है, बस उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु की लंबाई के बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। बात क्लियर हो रही है? और थोड़ा नजदीक लाइए फिर। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक चीज है, आप अच्छे से पढ़े होंगे हाई स्कूल में, आपको याद आ रहा होगा। ये आपका ध्रुव हो गया, यहाँ पर आपका हो गया फोकस, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र। अब क्या करेंगे हम? वस्तु को और भी नजदीक ले आएंगे। ठीक है, वस्तु को और नजदीक ले आइए। अभी आप अनंत पे था, फिर आप वक्रता केंद्र के बाहर ले गए, फिर वक्रता केंद्र पर, अब वक्रता केंद्र के अंदर ले जा रहे हैं।
तो वक्रता केंद्र के अंदर ले जाओगे तो कहाँ ले जाओगे, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, यहाँ पर ले आओ वस्तु को। चलिए वस्तु हो गई यहाँ पे। अब देखिए कहाँ बनेगा प्रतिबिंब इसका, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ठीक है। और दूसरा नियम लगा दीजिए, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात कहाँ पर जाती हैं, ये देखिए, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। यहां से आप ले आएंगे ये ऐसे, ठीक है। तो कहाँ बनेगा ये, इसको आप देखेंगे कि अगर इसको आपने अंदर कर दिया तो ये थोड़ा सा ये कहीं पर जो है आप दूरी सेट कर लीजिएगा, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वही दूरी यहाँ होनी चाहिए। तो ये जो बिंदु आपका बना है वो बाहर बनेगा, कहने का मतलब ये बिंदु जो है कहाँ बाहर होगा, किसके बाहर होगा, ये वक्रता केंद्र के बाहर होगा, ठीक है। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, जब आप दूरी नाप कर बनाएंगे फिगर को, तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणों को आप सीधे इसके समांतर ले लीजिएगा और फोकस मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणों को आप फोकस से ले लीजिएगा। तो आप देखेंगे वक्रता केंद्र के बाहर ही काटेगा ये, ठीक है। तो वक्रता केंद्र के बाहर होगा और अब वस्तु की लंबाई बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई से बड़ी हो जाएगी। वस्तु आपकी इतनी बड़ी सी है, प्रतिबिंब आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो वस्तु बड़ी होती थी, प्रतिबिंब छोटा होता था। बाद में वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई दोनों बराबर हो गए। उसके बाद में आप जब चले तो वस्तु की लंबाई छोटी हो गई और प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी हो गई। बात क्लियर हुई। चलिए इसके आगे और आ जाइए। वस्तु को अब कहाँ ले जाएंगे, और भी नजदीक ले जाएंगे वस्तु को हम और भी नजदीक ले जाएंगे। अब कहाँ ले जाएंगे, फोकस पर। ये फोकस हमारा है, ठीक है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र, और ये क्या है, ध्रुव है। अब फोकस पर अगर वस्तु को रख दिया जाए तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएंगी, फोकस से जाएंगी। ये देखिए ये फोकस है, हो गया। और दूसरी प्रकाश किरण ले लीजिए आप, ठीक है। ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जो यहाँ जाएगी ये ऐसे, वो क्या हो जाएगी, जिस रास्ते से यहाँ गई, कहाँ, दर्पण पे, तो दर्पण से वापस लौटी। तो आप देखेंगे ये दोनों प्रकाश किरणें कहाँ जाकर मिलेंगी, ये समांतर निकल रही हैं। तो ये किरणें कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर गुजरेंगी, ये पहला हो गया। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, ये देखिए वक्रता केंद्र से जाने वाली जो सीध है उसी सीध प्रकाश किरणें जा रही हैं। ये समझिए वक्रता केंद्र से होती हुई जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये वापस लौटेंगी तो दोनों किरणें क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और जब ये पैरेलल हो जाएंगी तो कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। तो फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। एक चीज आप क्लियर कर रहे होंगे कि फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। दोनों अंतर है ना। फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर और अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बनता है, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन अवतल में एक कंडीशन और बची हुई है, एक कंडीशन अवतल में और बची हुई है, ठीक है। अगर वस्तु को हम और नजदीक कर दें, ये ध्यान दीजिएगा, और नजदीक वस्तु को कर दें, ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। वस्तु को और नजदीक कर दें, यहां पर कर दें वस्तु को, ठीक है, यहां। अब देखिए वस्तु और नजदीक हो गई, कहां पर, ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु हो गई। अब कहां बनेगा प्रतिबिंब इसका, अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। ये देखिए ये ऐसे जान लीजिए, ये फोकस होकर जाएंगी। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें उसी मार्ग से वापस लौटेंगी। यहां से मिलाइए वक्रता केंद्र को, ऐसे है देखिए,
ऐसे ठीक है, ऐसे। तो ये किरणें जो होंगी आपकी, ये समांतर नहीं होंगी, बल्कि ये बाहर की तरफ आप जाएंगे तो अपसारी होंगी, यानी फैलती हुई जाएंगी। ये बाहर की तरफ अपसारी होंगी और ऊपर की ओर जाएंगे तो अभिसारी होंगी, और ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरणें किसी दूर स्थित बिंदु पर मिल रही हैं। समझ रहे हैं, ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो अगर पीछे की तरफ बढ़ा के आप इसको थोड़ा सा ऐसे लंब डाल लीजिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनेगा, मतलब अब दर्पण के बाईं तरफ नहीं बल्कि दाईं तरफ बनेगा। क्लियर हो रहा है बात को, दर्पण के दाईं तरफ बनेगा प्रतिबिंब ये। और ऐसा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। ये प्रतिबिंब आपका वास्तविक नहीं होता, आभासी। तो उत्तर अवतल दर्पण में एक कंडीशन ये भी है कि जब प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है और उल्टा की बजाय सीधा बनता है। याद रखिए कब होता है ये, जब वस्तु को हम दर्पण और ध्रुव के ठीक बीच में रखेंगे। बीच मतलब कहीं भी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी रखेंगे, उन दोनों के बीच में, बिंदुओं के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बात क्लियर हो रही है। तो आभासी कंडीशन केवल एक है, किसमें, अवतल दर्पण में। जबकि उत्तल में प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है, आभासी ही बनता है। उत्तल में वस्तु को कहीं भी रखें, प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये उत्तल दर्पण है, इसको पहचान गए होंगे आप। ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में फोकस दाईं तरफ होगा, क्लियर हो रहा होगा आपको। ये फोकस यहां पर है, ठीक है। और वस्तु कहां रखी हुई है, वस्तु इधर रखी जाएगी, जाहिर सी बात है। इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगी, इधर रखेंगे तो इधर तो कलई की गई है, तो प्रतिबिंब बनने कोई सवाल ही नहीं है। परावर्तक तल कौन सा है, ये वाला है। तो वस्तु को अगर हम यहां रखते हैं, यहां मतलब कहीं भी रखते हैं, बस समझ रहे हैं। यहां इधर आप चाहे दूर रखेंगे चाहे नजदीक रखेंगे, जरा ध्यान दीजिए कैसे बनेगा प्रतिबिंब। अच्छा, इसका ये हो गया आपका, ये आपका हो गया फोकस, और यहां हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें अगर हम लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें अगर हम लेते हैं तो उस अवस्था में क्या है, परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। फोकस पर जाग मिलेंगी नहीं क्योंकि इधर तो पेंट किया गया है। तो ये प्रकाश किरणें ऐसे वापस लौटेंगी और लगेगा कि फोकस से होकर के ये जा रही हैं, यहां जा रही हैं, ठीक है। एक नियम लग गया, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम, अगर वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली कोई प्रकाश किरण है तो वह उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो ये हमारा वक्रता केंद्र है, इसकी ओर जाने वाली कोई प्रकाश किरण होगी ऐसे, ठीक है, इस तरह हो गई। तो ये वक्रता के जाती हुई प्रतीत होगी, केवल जाएगी नहीं, वहां तक पहुंचेगी नहीं। तो ये जैसे जाएगी उसी रास्ते से वापस दोनों प्रकाश किरणें काटेंगी ना, कहाँ काटेंगी, यहां काट रही हैं, यही इसका प्रतिबिंब बनेगा। यह ए बी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही बनेगा, ए डैश बी डैश। बात क्लियर हुई। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। पहली चीज जान लीजिए, छोटा बनेगा, वस्तु की लंबाई से हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है, हमेशा आभासी बनेगा, हमेशा सीधा छोटा आभासी बनेगा। और इसकी स्थिति क्या होगी, कहां होगा ये, हमेशा ये दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में ही कहीं कहीं होगा। हो सकता है थोड़ी पोजीशन इधर की तरफ हो, ध्रुव की तरफ, या फोकस की तरफ हो। जैसा ये दूर या नजदीक होगा उसी प्रकार से, लेकिन रहेगा फोकस और ध्रुव के बीच में ही। अनंत पर अगर वस्तु है तब तो फोकस चला जाएगा, लेकिन कोई वस्तु अनंत से ज्यादा दूर तो हो नहीं सकती। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस बनेगा। अगर अनंत से हम प्रकाश किरण ला रहे हैं तो समांतर प्रकाश किरण ले आएंगे ऐसे, ध्यान दीजिएगा। ये समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं तो ये कहां जाएंगी, फोकस से जाते हुए प्रतीत ये हो रही हैं, इधर भी ऐसे फोकस जाती हुई प्रतीत होंगी। दोनों कहां मिलेगी, फोकस पर। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब तो फिक्स है, कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। बात क्लियर हुई। लेकिन अनंत से नजदीक कहीं भी वस्तु रखी होगी
उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है। और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की पहचान हम कैसे करेंगे आपको बता दें। ठीक है, पहचान दो विधियां हैं, एक तो स्पर्श करके, छू करके, और दूसरा प्रतिबिंब देख करके। स्पर्श करके आपको बता दिया गया, एक तल उभरा हुआ लगे, एक तल दबा हुआ लगे। ठीक है। और पेंट जो किया गया है उभरे भाग पर किया गया है, अर्थात परावर्तन दबे भाग से हो रहा है, तो कौन सा दर्पण है? वो अवतल दर्पण है। और परावर्तन अगर उभरे भाग से हो रहा है और पेंट किया गया है दबा हुआ भाग, तो कौन सा दर्पण है? वो उत्तल दर्पण है। और अगर कोई प्लेन जो है कांच की प्लेट है, मतलब छूने पर समतल लगे, ठीक है, समतल लगे, तो उस अवस्था में कहीं भी उभार ना हो और एक भाग पेंट किया गया हो, कलई की गई हो, तो समतल दर्पण हो जाएगा वो। प्रतिबिंब देखकर आप कैसे पहचान करेंगे? अगर किसी किताब में छपे हुए अक्षर हैं, उसकी तरफ दर्पण को हम ले जाएं, ठीक है, और अगर दूर हम कर दें, तो दूर रहने पर वो प्रतिबिंब छोटा बने और उल्टा बने। कैसा बने? छोटा बने और उल्टा बने। और नजदीक ले जाएं उसके, तो प्रतिबिंब सीधा हो जाए, बड़ा हो जाए। अवतल में यही तो होता है, जब वस्तु को हम नजदीक कर देते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में कर देते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा? सीधा और बड़ा बन जाता है। तो नजदीक आने पर प्रतिबिंब अगर सीधा और बड़ा बने और दूर ले जाने पर उल्टा और छोटा बने, तो अवतल दर्पण है। ठीक है। और अगर अवतल दर्पण जो है में हमेशा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है और छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में नजदीक आने पर वस्तु अगर नजदीक आती है, ठीक है, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, बड़ा बनता है, दूर होने पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है। इसका उपयोग बता दें आपको। अवतल दर्पण का उपयोग नाई की दुकान में, ठीक है, जो नाई की दुकान में, सैलून में आप जाते हैं बाल कटवाने के लिए, तो एक मिरर लगा होता है। कैसा मिरर होता है? वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने गुण होता है, ये अभिसारी की तरह ये कार्य करते हैं। ठीक है। तो इसलिए एक दर्पण सामने लगा होता है आपके, तो प्रकाश किरणों को वह मोड़ करके वह आपके बालों पर केंद्रित करता है। तो आप अगर फिगर अपना चेहरा देखेंगे, तो आपको अपना चेहरा, आपके बाल साफ साफ दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। तो बड़े आकार का एक अवतल दर्पण वहां पर लगा होता है। अवतल दर्पण का जो और भी उपयोग है, वो जो टेबल लैंप के शेड होते हैं, आप टेबल लैंप से पढ़ते हैं मेज पे, तो टेबल लैंप का जो शेड होता है, उस शेड में भी अवतल दर्पण लगा होता है, क्योंकि वो भी प्रकाश किरणों को एक जगह पे फोकस कर देता है। आपकी किताब पर वो फोकस कर देगा, तो किताब के छपे अक्षर आपको अच्छे से दिखाई पड़ेंगे। इसका उपयोग जो टार्च होता है, ठीक है, जो टार्च आपकी जलती है, उस टार्च में जो कटोरी लगी होती है, पीतल कटोरी आपको देख रहे हैं ना उसको, वो चमकदार कटोरी, वो भी अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। और बल्ब क्या होता है? छोटा वाला बल्ब, उसके फोकस पे होता है। बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरणें टकराती हैं दर्पण से, अवतल दर्पण से, और अवतल दर्पण क्या होता है? उनको सीधा कर देता है, तो सीधे लंबी दूर तक आप टार्च के माध्यम से देख सकते हैं। तो रेलवे इंजन जो होते हैं, उनकी जो सर्च लाइट होती है उसमें, और जो है टार्च में, ठीक है, टेबल लैंप के शेड में, नाई की दुकान में, यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है, वह गलियों बाजारों में जो लैंप लगे होते हैं, आप देखते हैं गली में घूमते हैं, तो जो बल्ब लगे होते हैं गलियों में, ठीक है, स्ट्रीट लाइट, वहां पर जो आपका दर्पण लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि वो प्रकाश किरणों को फैलाता है, दूर दूर तक प्रकाश देना होता है, तो उत्तल दर्पण की वहां पर आवश्यकता होती है। तो एक स्थान तो वो हो गया, ठीक है, स्ट्रीट लाइट जो होती है वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और दूसरा उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है, वो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ियों में ड्राइवर की सीट के पास जो दर्पण लगा होता है, मिरर लगा होता है, जिससे वो पीछे की चीजों को देखता है। उसको आप टच करेंगे, छुएंगे, तो उसका एक भाग उभरा लगेगा, ऊपर वाला भाग उभरा लगेगा। कलाई दबे वाले भाग पर होती है, वह कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण की पहचान, ये आप पढ़ लीजिएगा। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, और कहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब किस जगह पर बनता है, इतनी चीजें आपको बताई गई हैं। इसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा और बना करके देख लीजिएगा, प्रयास कर लीजिएगा।
और इसके आगे की चीज़ें जो है आपको अगले वीडियो में बताई जाएंगी।